Hello everyone, welcome to my channel Study with Notes. I am Khushi and today our topic is process of investment. प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट से पहले मैं इन्वेस्टमेंट का पूरा ओवरव्यू आपको एक वीडियो में दे चुकी हूं, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया था कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट किया था कि किन किन सिक्योरिटीज में हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने एफडी किया था, हमारे जो स्टॉक थे हमारे उनमें हमने इन्वेस्टमेंट किया था, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट्स। तो इन सब चीजों में हमने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट करके देखा था। फिर हमने किया था, हमारी एक इक्वेशन होती है जो कि 2 इम्पैक्ट्स को शो करती है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जिसके अंदर हमने 3 वेरिएबल्स को किया था। ये सारी डिटेल्स आप उस वीडियो में जाकर ले सकते हैं। और प्लस आपको अगर मेरी वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम स्टडी विद नोट्स है। आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर गेटिंग द नोट्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नेक्स्ट आज हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या कहता है कि हम इन्वेस्टमेंट ऐसे ही नहीं कर देते, हम कुछ चीजें, कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं जिसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। दैट मीन्स एक जो इन्वेस्टर होता है ना, वो सीधा ही ऐसे नहीं देखता कि मेरे पास पैसे एक्सेस पड़े हैं, मेरे पास फालतू पैसे हैं और मैं इसको किसी भी कंपनी में लगा दूं, ऐसा नहीं होता है। जो एक इन्वेस्टर होता है बहुत ही सोच समझ के, एनालिटिकल थिंकिंग करने के बाद ही अपने जो अमाउंट है उसको इन्वेस्ट करता है। तो अब उसी इन्वेस्टमेंट की हमें बात करनी है कि इन्वेस्टमेंट हो रही है तो किस तरीके से होगी और कैसे होगी, वो सारा कुछ किस में आएगा, इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस में होगा। सो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या होता है? इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कैन बी डिफाइंड। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को हम डिफाइन कर सकते हैं किस तरीके से, एज द इस्टेब्लिश ऑपरेटिंग मेथड अकॉर्डिंग टू विच फंड मैनेजर मतलब कि वो पर्सन जो कि फंड को मैनेज करता है, जो पर्सन फंड की देखरेख करता है, वो क्या करता है, मेक बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन। जिसके पर्सन के पास पैसों से रिलेटेड एक राइट है, जो एक फंड मैनेजर है, वो क्या करता है, बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन लेता है कि उसे किस सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रक्चर that allow investor to see the source of different investment strategies and philosophies, and investors can create its own portfolio. इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो इन्वेस्टर को परमिशन देता है कि आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को कर सकते हो। क्योंकि डिफरेंट इन्होंने बोला है कि बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं जिसके अकॉर्डिंग एक इन्वेस्टर क्या करता है, किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करता है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग फिलोसफीज हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग सोच, ठीक है। तो उसी तरीके से जो अलग अलग इन्वेस्टर्स होते हैं वो अलग अलग एनालाइज करके, अपने तरीके से एनालाइज करके, और जो उन्हें लगता है कि प्रॉफिटेबल एक सिक्योरिटी है उसमें वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आती है, दैट इज इन्वेस्टर कैन क्रिएट हिज ओन पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है कि हम ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज को कंबाइन कर देते हैं, या फिर हम बोले कि बंडल बनाते हैं एक, जिसमें बहुत सारी सिक्योरिटीज होती हैं। जो ये पोर्टफोलियो है इसको हम डिटेल में इसी वीडियो में आगे करेंगे, और पोर्टफोलियो के अलग से चैप्टर्स भी हैं, उसको भी हम डिटेल में करेंगे। लेकिन पोर्टफोलियो का यहाँ पर बेसिकली मतलब क्या है कि क्या करना, बंडल ऑफ सिक्योरिटीज बनाना। बंडल ऑफ सिक्योरिटीज बनाना जिसमें क्या होगा कि अगर एक सिक्योरिटी में हमें लॉस हो गया, सेकेंड जो सिक्योरिटी है उसमें गेन हो गया, तो ये जो लॉस है ना, ये सेट ऑफ हो जाता है। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है कि जो लॉस है वो एक सिक्योरिटी का लॉस दूसरी सिक्योरिटी के गेन से होके हमें बैलेंस में ले आता है। क्योंकि अगर हमने क्या किया, एक ही सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल एक पर्सन के पास 1 लाख रुपए है, उस 1 लाख को उसने एक ही सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया, और यही सिक्योरिटी क्या है, मार्केट में लॉस में चली गई, तो उसका जो ये 1 लाख रुपए है वो क्या है, एक तरीके से डूब गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि अलग अलग सिक्योरिटी, जैसे 1 लाख उसके पास है, तो यहाँ पर एक बंदा क्या करे, 25,000, 25,000, 25,000, 25,000, 4 तरह की अलग अलग सिक्योरिटीज में, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करे कि अगर एक जो सिक्योरिटी है उसकी डूब गई तो बाकियों में तो कुछ प्रॉफिट होगा, 2 डूब गई तो 2 में तो कुछ प्रॉफिट होगा। तो जो भी प्रॉफिट होगा उनसे क्या होगा, वो अपने लॉस को सेट ऑफ कर सके, इसीलिए पोर्टफोलियो बनाया जाता है। पोर्टफोलियो का बेसिकली मतलब होता है बंडल ऑफ सिक्योरिटीज, जिसमें रिस्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इम्फेसिस मतलब वो फोकस करता है डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेशनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। कहते हैं बहुत सारे ऐसे डिफरेंट हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं या ऐसे कुछ वेरिएबल्स हैं जिनके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए और किस तरीके से हमें किस सिक्योरिटी में करना चाहिए, कौन कौन से एनालिसिस हमें करने चाहिए, जिसके थ्रू हम हमारी इन्वेस्टमेंट को अच्छा कर सके और हमें प्रॉफिटेबल सिक्योरिटी में हम इन्वेस्ट कर सके।
इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के 5 स्टेप्स होते हैं। इसके 5 स्टेप्स हैं या 5 तरह की इसकी प्रोसेसेस हैं। सबसे फर्स्ट क्या कहता है कि हमें क्या करना है, हमें फॉर्मुलेट करना है इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को। किस तरीके से करना है, हम अलग अलग इसके जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे। बट आपको पॉइंट्स का जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको क्या करना है, पॉइंट्स को एक तरीके से डायग्राम के वे में अगर आप शो करते हो तो वहां से आपके जो मार्क्स होते हैं वो बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि एनालिसिस 2 तरह के होते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है और एक टेक्निकल एनालिसिस होता है, वो हम यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है कि हमारा वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज भी हम करेंगे कि जो सिक्योरिटी है उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए और मार्केट में हमें किस प्राइस पे मिल रही है, तो होता है वैल्यूएशन सिक्योरिटीज। फोर्थ आता है पोर्टफोलियो फॉर्मुलेशन। इसके बारे में मैंने आपको कुछ डीप में बता ही दिया है कि पोर्टफोलियो क्या होती है और पोर्टफोलियो को किस तरीके से बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जो लॉस है उसको हमें सेट ऑफ करना होता है। फोर्थ हो गया पोर्टफोलियो फॉर्मुलेशन। फिफ्थ है इवैल्यूएशन क्या होता है कि जो भी हमने किया, हमने जो भी ये 4 स्टेप्स को फॉलो किया, हम लास्ट स्टेप में एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि जो भी हमने इन 4 स्टेप्स में किया क्या वो ठीक था। अगर वो ठीक था तो हम इंप्लीमेंट कर देते हैं उसको, अदरवाइज उसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं और फिर उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये 5 तरह के स्टेप्स होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक इन्वेस्टर को डीप एनालाइज कर लेने चाहिए, अदरवाइज उसकी जो सिक्योरिटी है वो रिस्क में जा सकती है। रिस्क तो देखो इन्वेस्टमेंट में होता ही है, लेकिन अगर हम ये सारे स्टेप्स को फॉलो नहीं करते तो वो रिस्क जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमने विदाउट एनालिसिस हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक इन्वेस्टर, एक रैशनल इन्वेस्टर या एक समझदार इन्वेस्टर वही होगा जो ये 5 के 5 स्टेप्स को फॉलो करेगा और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करेगा। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। फॉर्मुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज क्या कहता है कि जो भी हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसमें किस टाइप की पॉलिसीज को हमें फॉलो करना है या कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें अपने माइंड में रखना बहुत जरूरी होता है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज आर जर्नल गाइडलाइंस। मतलब इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज क्या होती है, गाइडलाइंस होती है। गाइडलाइंस मतलब जो आपको फॉलो करती है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, विच इन्वेस्टर हैव टू फॉलो वाइल बिल्डिंग अप देयर पोर्टफोलियो। जब भी एक जो इन्वेस्टर है वो पोर्टफोलियो बना रहा है, दैट मीन्स वो अलग अलग जो सिक्योरिटीज है उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है अपने पैसे को, तो उस वक्त में एक इन्वेस्टर को किन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए वो सारी क्या होती है, हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज होती हैं। तो यहां से हमें ये पता चला पॉलिसीज आर नथिंग बट द गाइडलाइंस विच हैव टू बी फॉलोड बाय द इन्वेस्टर फॉर मेकिंग एंड बिल्डिंग अप देयर पोर्टफोलियोज। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं जो हमें एनालाइज करने जरूरी हैं बिफोर इन्वेस्टमेंट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज सोर्स ऑफ फंड। अब एक जो इन्वेस्टर है तो वो जब भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसके पास पैसा आएगा कहां से, उसके पास एक्सेस मनी खुद के पास पड़ी है, दैट मीन्स उसके पास ओन्ड मनी है, या फिर वो मार्केट से लोन लेगा, मार्केट से उठाएगा, बोरो करेगा कहीं से और फिर वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो सोर्स ऑफ फंड होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट होता है ओन्ड, दैट मीन्स उसके पास सेविंग पड़ी है, खुद के पैसे हैं उसके पास, उसने मार्केट से नहीं उठाए हैं। सेकेंड जो होता है दैट इज बोरोव्ड, जिसे हम बोरोइंग बोल सकते हैं, बोरो किया है उसने मार्केट से। अगर उसके पास ओन्ड फंड है तो उसे कोई दिक्कत ही नहीं है, खुद के पास जो एक्स्ट्रा मनी पड़ी है उसने मार्केट में इन्वेस्ट कर दी। लेकिन अगर वो बोरो करता है तो वो इतनी चीज इन्वेस्टर को ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर जो बोरो किया है तो उसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा ना हो, मतलब कि जो हमारी कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, किससे, रिटर्न से। दैट मीन्स अगर उसने बोरो किया है मार्केट में 10% के रेट से तो उसे जो रिटर्न है उस इन्वेस्टमेंट पे कम से कम 15%, 13%, 15%, 20% ज्यादा मिलनी चाहिए देन द कॉस्ट। कॉस्ट से ज्यादा मिलेगी तभी वो प्रॉफिटेबल सिक्योरिटी होगी, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होगी, अदरवाइज वो क्या है, लॉस में चली जाएगी। तो यहाँ पर सोर्स देखना है कि हमें कहां से लेना है, ओन्ड है, बोरोड है। ओन्ड है तो वेल एंड गुड, हमारे पास खुद का पैसा है, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर बोरोड है तो हमें ये देखना है कि जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो कम होनी चाहिए रेट ऑफ रिटर्न से। रेट ऑफ रिटर्न हमें ज्यादा मिलनी चाहिए और कॉस्ट हमारी कम होनी चाहिए, तभी हम इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सम बेसिक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो कोई भी इन्वेस्टर है, जब भी वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका कोई ना कोई गोल होता है कि वो क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और अगर एक अच्छी एक इन्वेस्टमेंट अगर हम चाहते हैं, एक राइट इंस्ट्रूमेंट में हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं जहां से हमें प्रॉफिट हो, तो वहां पर हमें अपना एक ऑब्जेक्टिव भी सेट करना जरूरी है। अगर एक अच्छा ऑब्जेक्टिव होगा तो हम अच्छी सिक्योरिटी में इजिली इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव का एक जो ये पॉइंट है ना, इसको मैंने डीप में एक फर्दर वीडियो में बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया था कि
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। जितने भी वहां पर ऑब्जेक्टिव्स थे, लाइक हमने बात की थी इनकम की, सेफ्टी की, ग्रोथ की, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हमने वहां पर किए थे कि हम क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जब एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है। तो वो सारे ऑब्जेक्टिव्स मैंने उस वीडियो में आपको समझाए थे, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं फॉर दिस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेफ्टी। सेफ्टी क्या कहता है कि जब भी एक इन्वेस्टर अपने जो सिक्योरिटी है उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो क्या चाहता है, एक सेफ्टी चाहता है कि उसे सेफ्टी मिले। सेफ्टी इन द सेंस कि उसकी जो पैसा है वो डूबे नहीं। तो यहाँ पर वो उसके पैसे को सेफ रखने के लिए बहुत से अलग अलग टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या सिक्योरिटीज होती हैं। तो यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट की इशूड सिक्योरिटीज होती हैं, जिस गवर्नमेंट इशूड सिक्योरिटी में जो सेफ्टी है वो बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है, और जो प्राइवेटली होते हैं उनमें सेफ्टी कम हो जाती है। सेफ्टी के पर्पज से देखें तो हमारे जैसे ये हाई लिक्विड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, जो कि चिप कंपनीज आपने सुनी होंगी, ब्लू चिप कंपनीज, जिसमें जो ये कंपनीज होती हैं वो हाईएस्ट क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को इश्यू करती हैं, जो कि ज्यादा सेफ होते हैं। और इसमें अगर हम और मनी मार्केट की बात करें तो उसमें हमारे ट्रेजरी बिल्स होते हैं, जिसे हम टी बिल्स बोलते हैं, सीडी होता है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, और हमारे जो बैंक एक्सेप्टेंस स्लिप्स होती हैं, जो फिक्स्ड इनकम के डिपॉजिट्स होते हैं, हमारी जो बॉन्ड्स होती हैं, एफडीज होती हैं। तो ये भी हमारे क्या होते हैं, सेफ होते हैं, कि अगर हम अपनी सेफ्टी चाहते हैं तो इन सभी सिक्योरिटीज में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम। इनकम क्या कहता है कि अगर हमारी जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम इनकम जरूर चाहते हैं। इनकम की बात यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि इनकम वही चीज दो तरीकों से होती है, या तो हम डिविडेंड चाहते हैं, हम एक रेगुलर या करंट इनकम चाहते हैं, और एक हम कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब कि जो शेयर कैपिटल है जब उसको हम बेचेंगे तो हमारी कितनी हमें प्रॉफिट्स होते हैं। तो अगर हम इनकम की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर इनकम का बेसिकली मतलब है डिविडेंड से या इंटरेस्ट से। और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बता रहा है ग्रोथ ऑफ कैपिटल, ये बात कर रहा है कि जब हम किसी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो सेल करने पर हमें कैपिटल एप्रिसिएशन कितना होता है, उस कैपिटल एप्रिसिएशन को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ इन कैपिटल या ग्रोथ ऑफ कैपिटल। जब एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो ये चीज जरूर देखता है कि मार्केट में जब भी वो किसी भी सिक्योरिटी को खरीदता है तो उसे एक फिक्स्ड रेट से अमाउंट कितना मिलेगा एज अ रेगुलर इनकम और रेगुलर प्रॉफिट, जैसे कि डिविडेंड और इंटरेस्ट इसके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आता हमारा ग्रोथ ऑफ कैपिटल। ग्रोथ ऑफ कैपिटल में मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सिक्योरिटी है उसको आप बेचते हो तो आपको कई बार तो कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाता है, जिसे हम कैपिटल गेन भी बोलते हैं, और कई बार कैपिटल डेप्रिसिएशन हो जाता है, जिसे हम कैपिटल लॉस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि उन्हें कैपिटल एप्रिसिएशन हो या फिर कैपिटल गेन हो। तो यहाँ पर जब कैपिटल गेन को एक इन्वेस्टर चाहता है तो इसको वो एनालाइज करता है कि उसे किस सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिसके बेसिस पे उसका जो कैपिटल गेन है वो इंक्रीज हो सके। और जो हमने डिविडेंड और इंटरेस्ट की बात की थी, इसमें एक कंसेप्ट फॉलो होता है रिस्क एंड रिटर्न का। रिस्क एंड रिटर्न क्या कहता है कि जितना ज्यादा रिस्क होगा उतनी ही ज्यादा क्या है हमें रिटर्न होगी, लेकिन एक्सेस ऑफ रिस्क कैन नॉट बी कंसिडर एज एक्सेस ऑफ रिटर्न। कि एक्सेस अगर हमें बहुत ज्यादा रिस्क हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हमें बहुत ज्यादा रिटर्न होगा। एक अच्छा खासा हमें रिस्क हो, दैट मीन्स अच्छा खासा हमें रिटर्न मिलेगा। एक लिमिटेड रिस्क होना चाहिए जिससे हमें एक अच्छी रिटर्न जो है मिलेगी, क्योंकि विदाउट रिस्क कैन नॉट बी पॉसिबल। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर रिस्क एंड रिटर्न का एक अलग और एक स्पेसिफिक टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम नेक्स्ट हमारी जो वीडियोस होंगी उसमें हम रिस्क एंड रिटर्न को भी स्टडी करेंगे। तो इसमें लास्ट जो हमारा पॉइंट रह गया है दैट इज मार्केटेबिलिटी। मार्केटेबिलिटी को हम बोल सकते हैं दैट इज कन्वर्टेबिलिटी, जिसको हम मार्केट में कितनी जल्दी किसी भी जो सिक्योरिटी है उसको हम सेल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज लिक्विडिटी। सेल करके हम उसको कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात दोनों एक ही कहना चाहते हैं, मार्केटेबिलिटी की मार्केट में वो कितनी जल्दी बिक सकता है, और बिकने से ही हमारे जो कैश में कन्वर्जन होगी उसकी, और उसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी। तो इसको हम कहते हैं कि ऐसी सिक्योरिटी में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है जो क्या हो, लिक्विड नेचर की हो। दैट मीन्स हमें जब पैसा चाहिए हम अपनी इन्वेस्टमेंट को, हमारी सिक्योरिटी को सोल्ड करके हम पैसा वहां से निकाल सकते हैं और अपनी जो नीड्स हैं उसे पूरा कर सकते हैं। कई सिक्योरिटीज में क्या होता है, लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड क्या होता है कि अगर लॉक इन पीरियड, ठीक है, लॉक इन पीरियड क्या होता है कि आपने अगर एक सिक्योरिटी खरीद ली तो उस सिक्योरिटी पे कई बार तो 5 साल की लॉक इन पीरियड होता है, कई बार 7 साल का होता है, कई बार 10 साल का होता है। अलग अलग सिक्योरिटीज का अलग अलग लॉक इन पीरियड होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपने अगर एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी तो 5 साल तक आप उस सिक्योरिटी को बेच नहीं सकते, 7 साल तक आप उस सिक्योरिटी को बेच नहीं सकते, या 10 साल तक आप उस सिक्योरिटी को बेच नहीं सकते, जो कि बहुत एक बड़ा रिस्क क्रिएट करता है एक इन्वेस्टर के माइंड में। क्योंकि अगर एक बार पैसा लॉक हो गया तो वो उसे छेड़ नहीं सकता, क्योंकि उसकी
इन्वेस्टमेंट है, और अगर बाई चांस उसे कभी नीड पड़ जाए उस पैसों की तो वो क्या करेगा, तो फिर उसे कैपिटल मार्केट से बोरोइंग करनी पड़ेगी, तो कॉस्ट को बियर करना पड़ता है, जो कि एक तरह का रिस्क हो जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं कि हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटी होनी चाहिए, या उसमें मार्केटेबिलिटी होनी चाहिए, या लिक्विडिटी होनी चाहिए, जिस भी सिक्योरिटी में हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट है एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है कि हमने क्या करना है, डीप एग्जामिनेशन करना है किसी चीज का, कि अगर हम सिक्योरिटी लेना चाहते हैं तो हम कैसे लेंगे, क्यों लेंगे, किस कंपनी की लेंगे, किस इंडस्ट्री की लेंगे, और किस इकोनॉमी की लेंगे, किस कंट्री की लेंगे, और किस मार्केट रेट पे लेंगे, क्या उसका अमाउंट होना चाहिए। तो वो सारी चीजें किस में आ जाती हैं, एनालिसिस में आ जाती हैं। अब जो एक इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, जब भी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है या किसी भी फर्म में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे बहुत सारे एनालिसिस करने पड़ते हैं। विदाउट एनालिसिस अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो वो रिस्क का कारण बनते हैं। तो यहां पर रिस्क को अवॉइड करने के लिए ये सारे स्टेप्स को फॉलो किया जा रहा है, जिसमें से एक जो है वो एनालिसिस है। एनालिसिस बेसिकली मीन्स ब्रेकिंग अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स और substances into smaller parts to gain a better understanding of it। क्या कहते हैं, एनालिसिस एक बहुत ही बड़ी चीज है। सीधी सी बात करें तो एनालिसिस एक बहुत बड़ी चीज है, और इस बड़ी चीज को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे चीजों में तोड़ देते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हम इसे तोड़ देते हैं तो यहां पर हम बहुत इजिली किसी चीज को समझ सकते हैं। अभी वही चीज अगर करें तो मैंने एक चैप्टर करवाना है, उस चैप्टर को मैं एक ही वीडियो में आपको समझा दूं तो इट विल टिपिकल फॉर मी एंड ऑल्सो फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। तो यहां पर मैं क्या करती हूँ कि एक एक टॉपिक को डिवाइड कर देती हूँ, अलग अलग एक चैप्टर के जितने भी टॉपिक हैं उसकी एक अलग अलग वीडियो बनाती हूँ। तो उस बेसिस पे क्या होता है कि आपको जो वीडियो चाहिए आप वो सुन सकते हो, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं करना तो आप उसे स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर भी क्या होता है, किसी भी टिपिकल चीज को समझने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उस चीज को छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ताकि हम उसे क्या करें, अच्छे तरीके से समझ सके। यही चीज कहती है हमारी एनालिसिस। एंड दिस टाइप ऑफ एनालिसिस आर मेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मेंशन बिलो। तो इस तरीके से हम जो एनालिसिस कर सकते हैं। अब अगर एनालिसिस की बात करें तो 3 तरह की एनालिसिस होते हैं। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो फंडामेंटल एनालिसिस होता है, फंडामेंटल। नेक्स्ट इज टेक्निकल, एंड थर्ड इज एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, जिसे हम एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के हमारे एनालिसिस होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस 3 टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट हम इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, सेकंड हम इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं, थर्ड हम कंपनी एनालिसिस करते हैं। 3 तरह के एनालिसिस इसमें होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम सिक्योरिटी की वैल्यूएशन देखते हैं, मार्केट वैल्यू देखते हैं, उस फर्म की जो एक कैपेबिलिटी है, उसकी गुडविल है, उसको हम चेकआउट करते हैं, फर्म की जो पोटेंशियल्स हैं उनको हम चेक करते हैं। तो टेक्निकल एक तरह से देखें तो ये इनसाइड की बात हो जाती है। एक कंपनी या फिर एक फर्म की जो इनसाइड की बात है वो यहां पर आ गई। ये हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक में एक कंट्री को एनालाइज करेंगे कि किस कंट्री में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। हमें इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें चाइना में इन्वेस्टमेंट करनी है, यूएस में करनी है, किस अनदर कंट्री में करनी है। तो वो कंट्री एनालिसिस जो होती है उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस कहता है कि किस इंडस्ट्री में हमें एनालिसिस करनी है। कंपनी एनालिसिस कहता है कि किस कंपनी में, इंडस्ट्री के अंदर जैसे बहुत सारी फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं। इंडस्ट्री का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जितनी भी फर्म्स या कंपनीज होती हैं मिलकर एक इंडस्ट्री बनाती हैं, तो वो होती है इंडस्ट्री। कंपनी एनालिसिस, तो ये सारे जो चैप्टर्स है ना, ये अलग अलग चैप्टर्स हैं। ये इकोनॉमिक, इंडस्ट्री, कंपनी, ये मार्केट एफिशिएंट थ्योरी, टेक्निकल एनालिसिस हैं। तो ये सारे अलग अलग चैप्टर हैं और इनको हम डीपली स्टडी इन्हीं चैप्टर्स के अलग अलग चैप्टर्स में ही करेंगे। और जो यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं ये बेसिकली इन्हीं के पार्ट्स हैं। ठीक है, जैसे कि मार्केट एनालिसिस होता है, इंडस्ट्री एनालिसिस होता है, सिक्योरिटी एनालिसिस होता है। ये बेसिकली जो एनालिसिस के चैप्टर्स होंगे, टॉपिक्स होंगे, उनमें हम डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया कि ये एनालिसिस 3 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी क्या कहता है कि जो भी सिक्योरिटी आप मार्केट से परचेज कर रहे हो उसकी वैल्यू क्या है। क्या आपसे ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा अमाउंट चार्ज किया जा रहा है या फिर ओरिजिनल वैल्यू से कम जो अमाउंट है वो चार्ज किया जा रहा है। और इसमें एक टर्म आती है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का बेसिकली मतलब क्या होता है कि एक्चुअल जो अमाउंट है वो कितनी होनी चाहिए, एक सिक्योरिटी की वर्थ कितनी है, एक सिक्योरिटी की वैल्यू होती कितनी है, लेकिन हमें कितना पे किया जाता है, वो ओवर वैल्यू हो जाती है या फिर अंडर वैल्यू हो जाती है, वो हम आगे करेंगे। लेकिन वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी का यहाँ पर समझना जरूरी है दैट वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी मीन्स कैलकुलेटिंग द रैशनल प्राइस। रैशनल प्राइस मतलब एक जो ऑप्टिमम प्राइस है जो कि एक सिक्योरिटी का होना चाहिए, सो दैट इन्वेस्टर डिसाइड वेदर टू बाय, कि उस जो सिक्योरिटी है उसको बाय करना है सिक्योरिटी को या फिर कीप करके रखना है, दैट मीन्स होल्ड।
यहाँ पर ना तीन तरह के डिसीजंस होते हैं कि हमें बाय करना है, होल्ड करना है किसी सिक्योरिटी को, या सोल्ड करना है। दैट मीन्स किसी भी प्रॉपर्टी को हमें खरीदना है, वो डिपेंड करता है उस सिक्योरिटी की वैल्यूएशन पे कि उस सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी है। उस सिक्योरिटी को होल्ड करके रखना है, दैट मीन्स हमने बाय पहले कर रखा है, हम सेल नहीं करना चाहते, हम उसको अपने पास रखना चाहते हैं, दैट इज होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज। नेक्स्ट आता है सोल्ड। जब भी हमें लगे कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हमें एक्सेस अमाउंट में सिक्योरिटी को बेच सकते हैं और एक जो कैपिटल गेन है उसे अर्न कर सकते हैं, तो हम उस सिक्योरिटी को बेच भी देते हैं। वेन एवर वैल्यूएशन of securities take place, analyst tries to see whether the securities are showing intrinsic value, कि उस जो सिक्योरिटी है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू शो हो भी रही है, और आर दीज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, दैट मीन्स वो एक्चुअल वैल्यू पे है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू के तीन मीनिंग समझाना चाहूंगी कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, लेकिन इन तीनों मीनिंग से रिजल्ट निकलेगा वो सेम निकलेगा। मतलब ये जो तीनों स्टेटमेंट्स होंगी, तीनों मीनिंग होंगे, वो कहना एक ही बात चाहते हैं, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू को हम इन तीन तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। सो इंट्रिंसिक वैल्यू का फर्स्ट मीनिंग क्या कहता है कि व्हाट एन एसेट वैल्यू और वर्थ, मतलब कि जो एसेट, जो सिक्योरिटी हम खरीदना चाहते हैं, उस सिक्योरिटी की वैल्यू क्या है या वर्थ क्या है। दैट मीन्स उस वैल्यू, उस सिक्योरिटी के लिए हमें कितना अमाउंट पे करना चाहिए, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि अ प्राइस एट विच रैशनल इन्वेस्टर, मतलब वो इन्वेस्टर जो जिसके पास एक अच्छी एनालिटिकल थिंकिंग है, एक समझदार इन्वेस्टर किस प्राइस पे उस जो सिक्योरिटी है उसको खरीदने के लिए तैयार है या उसके लिए पेमेंट करने के लिए तैयार है। मतलब अ प्राइस एट विच रैशनल इन्वेस्टर विलिंग टू पे, मतलब विलिंग टू पे है एक इन्वेस्टर, वो अमाउंट क्या कहलाती है, इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाती है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज, मतलब आज के टाइम में अगर हम देखें कि फ्यूचर में हमें कितने इनफ्लोज होंगे। दैट मीन्स अगर एक सिक्योरिटी 100 रुपए की है और अगर हम आज देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन आएगी, तो हमें पता है कि सिक्योरिटी 150 की बिक जाएगी, तो ये जो 50 की वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, कैपिटल एप्रिसिएशन होगी। और यहां पर हम देखते हैं कि फ्यूचर में हमें इनफ्लो कितना मिलेगा, ये दिखाती है कि प्रेजेंट में अगर हम फ्यूचर की वैल्यू देखें तो हमें इंट्रिंसिक वैल्यू के थ्रू ही पता चलती है। तो यहां से सीधी सी बात इन तीनों से यही निकल रही है, इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो रियल में एक इन्वेस्टर पे करना चाहता है, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। और इसमें हम 2 टर्म्स और पढ़ते हैं, दैट इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का मतलब क्या होता है कि जो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे ज्यादा हमारी करंट मार्केट है वैल्यू है, जो हमारी करंट मार्केट वैल्यू है वो ज्यादा है किससे, इंट्रिंसिक वैल्यू से। ठीक है, जब ज्यादा है दैट मीन्स ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड का यहाँ पे मतलब ही समझो, ज्यादा है किसकी, मार्केट वैल्यू जो है वो ज्यादा है। कौन सी मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, इसे हम बोलते हैं ओवर वैल्यूड। और अब अगर ओवर वैल्यूड है तो यहाँ पर जो एक इन्वेस्टर होता है वो ये देखता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जो इस प्रॉपर्टी है, जो इस सिक्योरिटी है, इसकी अमाउंट कम है लेकिन हमें करंट में पे ज्यादा करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक जो इन्वेस्टर होता है, रैशनल इन्वेस्टर क्या करेगा, अपनी जो बाइंग डिसीजन है उसे पोस्टपोन कर देगा। पोस्टपोन इन द सेंस कि वो कहेगा कि आज नहीं खरीदता, मैं कल को खरीद लूंगा, जब इसका जो अमाउंट होगी वो इंट्रिंसिक वैल्यू से या तो इक्वल होगी या कम होगी तब मैं खरीद लूंगा, अब तो मुझे इस डिसीजन को पोस्टपोन करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो है अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसका कॉन्ट्रेरी अगर हम देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है करंट मार्केट वैल्यू से। ठीक है, करंट मार्केट वैल्यू से, ठीक है, करंट मार्केट वैल्यू से ज्यादा है हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू। और इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो एक इन्वेस्टर होगा, रैशनल इन्वेस्टर, बाइंग डिसीजन लेगा कि उसे खरीद लेना चाहिए, क्योंकि वो पे ज्यादा करना चाहता है लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू कम है। दैट मीन्स एक सिक्योरिटी है जिसके लिए एक इन्वेस्टर चाहता है कि ये सिक्योरिटी 100 रुपए में भी अगर मुझे मिले तो मैं ले लूंगा, लेकिन मार्केट में जब वो गया उसे पता लगा कि इसकी करंट मार्केट वैल्यू तो सिर्फ 90 रुपीज है, मतलब कि उसे 10 रुपीज का अभी भी प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेगा, एक जो वैल्यू है अंडर वैल्यूड, दैट मीन्स इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है एक करंट मार्केट वैल्यू, तो तब क्या करेगा एक इन्वेस्टर, बाइंग डिसीजन लेगा कि उसे उस जो सिक्योरिटी है उसे खरीद लेना चाहिए। अब यहाँ पे मीनिंग दे रखा है इंट्रिंसिक वैल्यू का, ओवर वैल्यूड का एंड अंडर वैल्यूड का। सो फर्स्ट इंट्रिंसिक वैल्यू क्या कहती है, मीन्स अ लॉजिकल वैल्यू, मतलब वो लॉजिकल वैल्यू जो कि बिल्कुल लॉजिकली होनी चाहिए, मतलब जो सही वैल्यू होनी चाहिए ऑफ द सिक्योरिटी बाय टेकिंग इनटू अकाउंट
फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी, कंपनी की जो फंडामेंटल्स के बेसिस पे। अब यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू को थोड़ा टिपिकल दे रखा है, आप अगर करना चाहे तो मेरी वो 3 जो मैंने आपको मीनिंग बताए हैं वो भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स होते हैं उनके बेसिस पे जो एक लॉजिकल वैल्यू डिसाइड की जाती है किसी भी सिक्योरिटी की, तो उसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका मतलब भी तो देखा जाए तो वही कहना चाहता है कि एक कंपनी की जो एक सही वैल्यू है एक सिक्योरिटी की वो कितनी होनी चाहिए, दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू। ओवर वैल्यूड मैंने आपको बताया था कि जब इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा होता है, तो ये भी यही कहता है कि इफ द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी लाइज अबव द इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा होगी दैट इज ओवर वैल्यूड, और इंट्रिंसिक वैल्यू से अगर बिलो होगी दैट इज अंडर वैल्यूड। दैट इज बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू कंसेप्ट, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, एंड ऑल्सो वी कवर्ड द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी अंडर दिस। नेक्स्ट पॉइंट इज पोर्टफोलियो फॉर्मुलेशन। पोर्टफोलियो फॉर्मुलेशन मैंने आपको पहले ही बताया, थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता चुकी हूं, लेकिन उसी को थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं कि पोर्टफोलियो फॉर्मुलेशन क्या होता है। पोर्टफोलियो क्या कहता है कि जब भी हम अपनी जो सिक्योरिटीज हैं उसका एक बंडल बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ताकि जितने भी रिस्क हैं उसको हम मिटिगेट कर सके। मिटिगेट मतलब कि उसको मिनिमाइज कर सके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पोर्टफोलियोज को बनाते हैं। पोर्टफोलियो फॉर्मुलेशन मतलब पोर्टफोलियो को बनाना। Portfolio can be explained as a collection of investment all owned by the same individual, मतलब कि एक सेम इंडिविजुअल जो एक कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाता है, या फिर एक सेम ऑर्गेनाइजेशन जो एक पोर्टफोलियो बनाती है, मतलब कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाती है, तो उसे हम बोलते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, पोर्टफोलियो रेफर्स टू इन्वेस्टिंग इन अ बंडल ऑफ सिक्योरिटीज, बंडल ऑफ सिक्योरिटीज या फिर जैसे हम पूल ऑफ सिक्योरिटीज बोल सकते हैं। दैट मीन्स हम सिक्योरिटीज, अलग अलग सिक्योरिटीज को लेते हैं ताकि हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाए। अब इनमें कहा है कि अगर हम स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है इंडिविजुअल बिजनेसेस। अगर हम बॉन्ड्स में करते हैं दैट इज इन्वेस्टमेंट इन डेट, और डेट जो होता है उस पर एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें मिलता है। फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न जैसे कि हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, ये वही इंटरेस्ट हमें मिलता है, जो इंटरेस्ट होता है फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें मिलता है। नेक्स्ट आता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं बेसिकली प्रोफेशनल्स के द्वारा किए जाते हैं, मतलब वो अमाउंट होती है जो प्रोफेशनल इन्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज में। जैसे अगर हम बात करें, हम करवाते हैं हमारा लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है कि हमने जितना भी अमाउंट एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को दिया, इस कंपनी ने क्या किया, कुछ अमाउंट तो हमारी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए रख लिया, और कुछ अमाउंट को वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। और इस म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट जो होती है वो किसने की, एक कंपनी ने की। और कंपनी कौन सी है, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या है, एक प्रोफेशनल है। तो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं बेसिकली किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रोफेशनल्स के द्वारा किए जाते हैं। तो यहां पर हम बोल सकते हैं पूल ऑफ मनी फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर्स दैट आर इन्वेस्टेड बाय प्रोफेशनल्स। जो प्रोफेशनल्स के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है मनी को, दैट इज नोन एज म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट क्या कहता है कि मेन पर्पस बिहाइंड द पोर्टफोलियो फॉर्मुलेशन, क्या पर्पस होता है, क्यों हम पोर्टफोलियो बनाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, मिटिगेशन द रिस्क, रिस्क को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, मिनिमम रिस्क करने के लिए। एंड नेक्स्ट इज मैक्सिमम रिटर्न, रिटर्न को ज्यादा से ज्यादा अर्न करने के लिए। क्योंकि हमने क्या किया, अगर एक ही सिक्योरिटी में अपना सारा पैसा लगा दिया और अगर ये सिक्योरिटी डूब गई तो हमें सारा का सारा लॉस हो जाएगा और रिटर्न हमें कुछ इसमें मिलेगी ही नहीं। और रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के लिए ही हम पोर्टफोलियो को बनाते हैं। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन देखो, इसमें एक टर्म आई है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हमने पोर्टफोलियो बनाया। पोर्टफोलियो का मतलब क्या हुआ कि हमारी जितनी भी हमने सिक्योरिटीज ली उसमें हमने डाइवर्सिफाई कर दिया। दैट मीन्स हमने शेयर्स ले लिए, हमने कंपनी ए के शेयर्स ले लिए, कंपनी बी के शेयर्स ले लिए, कंपनी सी के शेयर्स ले लिए और कंपनी डी के शेयर्स ले लिए। इस तरीके से हमने क्या किया, अलग अलग कंपनी से करके इसे को हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, मतलब बांट देना। अब यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन किसका होता है, रिस्क का होता है, तो हम बोल सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। तो डाइवर्सिफिकेशन मीन्स पुटिंग मनी और मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन मोर देन वन सिक्योरिटी। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप अगर एक से ज्यादा सिक्योरिटी में अपनी अगर मनी को इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन, और इससे आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाएगा। और जो ये डाइवर्सिफिकेशन होता है इसको हम 3 तरीकों से कर सकते हैं। द फर्स्ट इज डेट एंड इक्विटी डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि हमारे पास 1 लाख रुपए पड़ा, तो 1 लाख रुपए को हमने क्या किया, हमने हाफ कर दिया। कुछ तो हमने इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया और कुछ हमने डेट में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, इक्विटी एंड डेट डाइवर्सिफिकेशन। इसमें जो सबसे बड़ी एडवांटेज मिलती है वो मिलती है हमें एडवांटेज ऑफ
ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या कहता है कि जो भी हमारे रिस्क होते हैं, जो भी हमारे लॉसेस होते हैं, उसको हम सेट ऑफ कर देते हैं। दैट इज बेसिकली नॉन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक बड़ा कंसेप्ट है जिसको हम फर्दर अनदर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम करते हैं इंडस्ट्री एंड डाइवर्सिफिकेशन एंड कंपनी डाइवर्सिफिकेशन। इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि हम ऐसे कर सकते हैं कि हम क्या करें, इंडस्ट्री जैसे अलग अलग, जैसे एक टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, ठीक है, और उसके बाद मैंने एक ले ली शू इंडस्ट्री ले ली, ठीक है, नेक्स्ट मैंने ले ली शुगर इंडस्ट्री ले ली, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री मतलब अलग अलग सेक्टर्स में हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर कंपनी एनालिसिस क्या कहता है कि अगर मैंने एक शू इंडस्ट्री ले ली, ठीक है, इंडस्ट्री एक ही लेनी है, लेकिन कंपनी मतलब कि एक इंडस्ट्री में जैसे बहुत सारी फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, तो हमने कंपनी को डाइवर्सिफाई करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हमारे बहुत सारे शूज हो गए, जैसे एडिडास हो गया, ठीक है, फिर बाटा हो गया, ठीक है, और एक लाइट की एक आते हैं। तो उस तरीके से हम बोले तो अलग अलग हमने क्या किया, कंपनीज में हमारी जो अमाउंट है उसको डाइवर्सिफाई कर दिया। कुछ अमाउंट तो हमने एडिडास में लगा लिया, कुछ अमाउंट हमने इन्वेस्ट कर दिया बाटा में, और कुछ अमाउंट हमने लाइट में इन्वेस्ट कर दिया। इसी तरीके से हम बहुत सारी जो कंपनीज हैं उसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट अपनी जो अमाउंट है उसको डाइवर्सिफाई कर देते हैं, दैट इज नोन एज कंपनी डाइवर्सिफिकेशन। और इंडस्ट्री में हम इंडस्ट्री ही अलग चूज कर लेते हैं, जैसे एक टेक्सटाइल होगी, शूज होगी, शुगर हो गई, वुडन इंडस्ट्री होगी, तो अलग अलग इंडस्ट्री में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। डेट एंड इक्विटी में मैंने क्या बताया कि कुछ अमाउंट तो हम डेट में लगा देते हैं, दैट मीन्स हमारे जो कंपनी के बोरोड फंड हो गए, और इक्विटी में दैट इज जो कि ओन्ड फंड होते हैं कंपनी के। मतलब इक्विटी खरीदोगे तो आप कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हो, ओनर्स बन जाते हो, और अगर आप डेट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो कंपनी आपको लायबल होती है अमाउंट को पे करने के लिए, और आप उनके क्रेडिटर्स बन जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है कि हमें इवेल्युएट करना होता है, हमें एग्जामिन करनी है बहुत सारी चीजों को। क्या एग्जामिन करना है कि जो भी हमने पहले के 4 स्टेप्स किए, क्या उसमें हमने सही परफॉर्मेंस अपनी दी या नहीं दी। अगर नहीं दी तो उसको हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। रिवाइज मतलब हम कुछ चेंजेस लेके आते हैं उसमें। अदरवाइज अगर कुछ चेंजेस नहीं करने वाली हमने अच्छे से एनालाइज कर लिया है तो हम उसको क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। दैट मीन्स हमारी जो अमाउंट है उसको हम इन्वेस्ट कर देते हैं। इवेल्युएशन मतलब हमें अच्छे से एग्जामिन करना है, हमें अच्छे से छानबीन करनी है किस चीज को, द परफॉर्मेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उसकी अच्छे से छानबीन करनी है, उसकी परफॉर्मेंस देखनी है कि क्या वो जो सिक्योरिटी है वो अच्छी है, हमारे लिए प्रॉफिटेबल साबित होगी या नहीं होगी। तो वो चीज हमें क्या है, लास्ट स्टेप में हमें देख लेनी है। इन विच इन्वेस्टर हैव टू इन्वेस्ट द मनी। उस सिक्योरिटी को, उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हमें अच्छे तरीके से एग्जामिन करना है जिसमें एक इन्वेस्टर जो है अपनी जो अमाउंट है उसे स्पेंड करना चाहता है। इवैल्यूएशन जो है वो 2 टाइप से होती है। द फर्स्ट इज अप्रेजल एंड सेकंड इज रिवीजन। अप्रेजल क्या कहता है, इट इंक्लूड मेजरिंग एंड कंपेयरिंग रिस्क एंड रिटर्न। मतलब इसमें जो रिस्क एंड रिटर्न है उसको देखा जाता है। अब यहाँ पर बात आती है रिस्क। रिस्क ज्यादा होगा तो हमारे रिटर्न ज्यादा होंगे, रिस्क कम होगा तो हमारे जो रिटर्न है वो कम होंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है वो पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाता है कि अगर रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा होंगे, रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम होंगे। तो यहाँ पर जो अप्रेजल है वो यही कहता है कि आपको मेजर करना है और कंपेयर करके देखना है रिस्क और रिटर्न को, और हमें जो डेविएशंस आते हैं, जो भी इकोनॉमी में या इंडस्ट्री में, कंपनी में जिस भी तरह के कोई भी डेविएशंस आते हैं उस डेविएशन को भी हमें मॉनिटर करना है कि क्या डेविएशंस आ रहे हैं, कैसे उनको दूर किया जा सकता है, रिमूवल ऑफ दीज डेविएशंस। तो ये सारी चीजें भी हमें अप्रेजल के अंदर करनी होती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें पॉइंट क्या कहता है, रिवीजन। रिवीजन क्या होता है, इट रेफर्स टू शिफ्टिंग। शिफ्टिंग मतलब हम क्या करते हैं, अपना साइड चेंज कर देते हैं योर मनी, अपने मनी की, फ्रॉम वन इंस्ट्रूमेंट टू अनदर। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट से हम अनदर इंस्ट्रूमेंट में चले जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पिछली जितनी भी हमने एनालिसिस की है उसमें हमें पता लगा कि हम जिस सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे वो जो सिक्योरिटी थी वो हमें कम रिटर्न दे रही थी, कम रिटर्न दे रही थी। यील्डिंग मतलब रिटर्न कम दे रही थी, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा था। दैट मीन्स रिस्क का ज्यादा होना और रिटर्न का कम होना। तो ये चीज तो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है ना, कि हमारे लिए जो रिस्क है वो तो ज्यादा है लेकिन रिटर्न हमारे लिए कम है, तो हम इस सिक्योरिटी को नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पर हमने इन्होंने क्या कहा कि शिफ्टिंग कर देनी है। दैट मीन्स रिप्लेस्ड हम कर जाएंगे किस चीज से, हाई रिटर्न एंड लो रिस्क। मतलब जो रिस्क होगा वो कम होना चाहिए लेकिन जो रिटर्न है वो ज्यादा होनी चाहिए। देखा जाए तो ये भी जो है वो नेगेटिव रिलेशन को शो कर रहा है और ये भी नेगेटिव रिलेशन को शो कर रहा है। जबकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट की एक जो रिस्क एंड रिटर्न कंसेप्ट कहता है वो क्या कहता है कि रिस्क मोर
रिटर्न मोर, एंड रिस्क लेस, रिटर्न लेस। लेकिन ये हमारा बेस्ट हमारा रहता है, लेकिन इसमें तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा है लेकिन रिटर्न कम है। लेकिन अगर इस टाइप की अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो वो भी बेनिफिशियल होती है एक इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि उसे रिस्क कम बियर करना पड़ रहा है लेकिन उसके लिए उसकी जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा है। तो इस बेसिस पे हम शिफ्टिंग कर जाते हैं, हमारी एक इंस्ट्रूमेंट जो भी एक सिक्योरिटी हम खरीदना चाहते थे उससे हम शिफ्टिंग कर गए दूसरी सिक्योरिटी पे जो कि हमारे लिए ज्यादा फेवरेबल होती है। तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस क्वेश्चन को छोड़ के तो बिल्कुल मत जाना। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जो फर्दर इसकी वीडियोज होंगी उसकी जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं, तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।